इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 को आज अपने मुकाम पे फाइनली पहुंचा दिया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि चंद्रयान 3 आज से हम 15 से 17 साल पहले भी लॉन्च कर सकते थे तो शायद आप ये बात मेरी नहीं मानेंगे। लेकिन आज के इस ऑपरेशन में मैं आपको ये बात प्रूव करूंगा कि कैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है, उसने इसरो को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हम देखेंगे कि कैसे इसरो ने भारत की खुफिया विभाग, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रयोग किया, कैसे भारत के कई राज्यों की पुलिस का प्रयोग किया गया और इसरो को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और अगर इसरो को तोड़ा नहीं जाता और CIA ये गंदा खेल नहीं खेलती तो आज चंद्रयान 15 से 17 साल पहले होता और आज की डेट में भारत और अमेरिका के रिश्ते एक अलग ही डायमेंशन के होते। सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि भारत क्रायोजेनिक इंजन, जिसका प्रयोग आज के कई मिशंस में इसरो करती है, इसका डेवलपमेंट 1970 के दशक से कर रही है। दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन्स आज की डेट में इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि इनके थ्रू आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स का लॉन्च करके इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में डाल सकते हैं और भारी सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेज सकते हैं। दोस्तों, 1970 के दशक से भारत क्रायोजेनिक इंजन्स की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश अपने आप से कर रही है। आपने शायद ये चीज़ कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन इस ऑपरेशन के माध्यम से मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहता हूँ कि VR गोरारिकर नाम के एक इसरो के साइंटिस्ट थे जो 1971 से बड़ी गहरी रिसर्च में लगे हुए थे क्रायोजेनिक इंजन को बनाने में। लेकिन गोरारिकर साहब की एफर्ट्स कहीं ना कहीं नाकाम रहे और 1974 में भारत ने क्रायोजेनिक इंजन की रिसर्च के ऊपर रोक लगा दी। उसके बाद हम लोग लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स के बनाने में काम शुरुआत करने लगे। लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स को बनाया, विकास इंजन्स बनाए और इसके बाद हम लोगों ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को इवेंचुअली लॉन्च किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की सक्सेस प्राप्त करने के बाद इसरो के साइंटिस्ट्स ने अब ये सोचा कि नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि PSLV के बाद अगला स्टेप आएगा GSLV। अब GSLV के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, हेवियर पेलोड की सैटेलाइट्स जिनको हम आत्मनिर्भर होकर खुद ही बना सकते थे, लेकिन एक चीज़ दूसरी जो चाहिए थी इन सैटेलाइट्स को, हेवियर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, वो था क्रायोजेनिक इंजन। 1974 के बाद से क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भारत में रुक चुका था। इस टेक्नोलॉजी को अब डेवलप करने के लिए इसरो ने सोचा कि हम क्यों ना एक कंट्री का सहारा लें जो कि हमारे को सिखाने में सक्षम रहे। और रशिया ने उस समय इंडिया को इस चीज़ का एडवांटेज दिया। रशिया ने 1990s में भारत को बोला कि भाई क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हम आपको करने के लिए रेडी हैं और साथ ही में ये टेक्नोलॉजी बनेगी कैसे इसको भी सिखाने के लिए रेडी हैं। 1991 में रशियन स्पेस एजेंसी का जो उस समय कमर्शियल विंग था जिसका नाम था ग्लव कॉस्मोस, उसके बीच में और इसरो के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ। ग्लव कॉस्मोस ने ये बात बोली कि हम इसरो को सिखाएंगे क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को बनाना और इसके बाद इसरो जो है खुद क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी अपने प्रोपल्शन लेबोरेटरी तिरुवनंतपुरम में बना भी सकती है। जैसे ही अमेरिका को इस चीज़ की भनक लगी कि रशिया के बीच में और इसरो के बीच में, इंडिया के बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ है, उसी समय अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का प्रयोग करते हुए MTCR के तहत भारत और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। उसने कहा कि भारत और रशिया ये अग्रीमेंट को कर ही नहीं सकते क्योंकि भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी दी ही नहीं जा सकती। अमेरिका ये टेक्नोलॉजी भारत को देने से इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि अमेरिका को ये बात पता थी कि अगर भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी बना लेगा तो कल को वो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी बनाने के बाद जब GSLV सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, हेवियर पेलोड्स लॉन्च करेगा, तो बहुत सारे गरीब देश इस वर्ल्ड के जो सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं, जो अभी तक अमेरिका पे निर्भर थे, वो सारे के सारे भारत के पास चले जाएंगे और अमेरिका का इसका बिजनेस इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब इस पूरे गेम प्लान को रोकना था किसी ना किसी तरीके से और इस गेम प्लान को रोकने के लिए अमेरिका ने, CIA ने अपने उस समय भारत में पोस्टेड स्टेशन चीफ जो थे टिमोथी लॉन्ग और उनके डिप्यूटी सूजन ब्राउन, इनको बोला कि कुछ भी कीजिए लेकिन इस कार्य को रोकिए। जब सैंक्शंस लग चुके थे उसके बाद कोई भी तरीका नहीं था लीगली जिसके थ्रू हम रशिया से क्रायोजेनिक इंजन ला पाते। लेकिन दोस्तों, भारत के इसरो में उस समय दो बड़े महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे और उसमें से सबसे पहले साइंटिस्ट थे नंबी नारायण और दूसरे उन्हीं के डिप्यूटी थे D शशि कुमारन। दोस्तों, नंबी नारायण और शशि कुमारन जो थे, ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि भाई जितनी मर्जी कोशिश कर ले USA, जितनी मर्जी कोशिश कर ले CIA, भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर होकर खुद बनाएगा।
दोस्तों, नंबी नारायण इसरो के एक बड़े महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे जिनके ग्लव कॉस्मोस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी का कमर्शियल विंग था, उसके अंदर बड़े सारे उनके खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे। उन्होंने उन्हीं पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को प्रयोग किया। उन कॉन्टैक्ट्स से बात करके उनको एक चीज़ बोली कि भाई क्रायोजेनिक इंजन्स की जो टेक्निकल ड्राइंग्स हैं, अगर आप हमें वो टेक्निकल ड्राइंग्स प्रोवाइड कर दे तो हम कार्य इसका खुद ही बनाने का चालू कर सकते हैं। रशिया ने कहा कि ठीक है, हम आपको चुपचाप जो है ये टेक्नोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स, जो टेक्निकल ड्राइंग्स वाले हैं, ये हम आपको दे देते हैं। इसके बाद जब वो टेक्निकल ड्राइंग्स भारत आई तो नंबी नारायण और शशि कुमारन इस चीज़ के कार्य में जुट गए। लेकिन दोस्तों, नंबी नारायण जो थे बड़े ही एंटरप्राइजिंग ऑफिसर थे इसरो के। उनके एक प्राइवेट सेक्टर में मित्र थे। उन्होंने उन प्राइवेट सेक्टर के मित्र को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप 4 प्राइवेट एयरक्राफ्ट दे दीजिए, क्योंकि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के। तो भारत आज की डेट में किसी भी तरीके से एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स का प्रयोग रशिया से एंगेज करने में नहीं कर सकता। आप मुझे 4 एयरक्राफ्ट दे दीजिए, मैं आपको थोड़े दिनों में लौटा दूंगा। नंबी नारायण को जब वो 4 प्राइवेट चार्टर एयरक्राफ्ट मिले, इन 4 प्राइवेट चार्टर एयरक्राफ्ट में नंबी नारायण और शशि कुमारन जो थे, इन्होंने रशिया को कॉन्टैक्ट करके पुराने 91 अग्रीमेंट जिसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, कोवर्टली, चुपचाप, सीक्रेटली 7 क्रायोजेनिक इंजन रशिया से भारत मंगा लिए। और जब ये 7 क्रायोजेनिक इंजन आ गए, उनकी टेक्निकल ड्राइंग्स आ गई, इसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए भारत के जो ये साइंटिस्ट थे, भारत के जो स्पेस साइंटिस्ट है, सॉरी, ये सारे के सारे स्पेस साइंटिस्ट अब इस कार्य में जुट गए। और ये सारे स्पेस साइंटिस्ट जो थे अब इस कार्य में लग गए कि हम क्रायोजेनिक इंजन को भारत में खुद बनाएंगे। लेकिन ये सारे गेम प्लान की भनक भी किसी तरीके से CIA को दोबारा लग गई। अब CIA के जो स्टेशन चीफ थे टिमोथी लॉन्ग और सूजन ब्राउन, उन्होंने कहा कि भैया नंबी नारायण को और किसी तरीके से डी शशि कुमारन को इस कार्य को एग्रवेट करने में, इस कार्य को एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करने में रोकना होगा, क्योंकि अगर इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी बना ली तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो CIA का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, हो सके तो नंबी नारायण और शशि कुमारन को मार दो, अगर नहीं होता है तो इनको एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में फंसा दो कि जिसकी वजह से इनका करियर भी खराब हो जाए, करियर भी खत्म हो जाए, और भारत में बाकी जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उनके अंदर एक ऐसा डर का माहौल पैदा हो जाए कि उनके अंदर हिम्मत ही ना हो कि वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी प्रकार का कार्य करें। इस पूरे गेम प्लान को अचीव करने के लिए उस समय टिमोथी लॉन्ग और सूजन ब्राउन, जो CIA के स्टेशन चीफ्स इंडिया में थे, इन दोनों ने एक गेम प्लान रचा। दोस्तों, बड़ी आयरॉनिकल सी बात है, आज से कई साल पहले भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो थी वो CIA के पेरोल पे चलती थी। उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो CIA से पैसा खाते थे और CIA का काम करते थे। उसी समय CIA ने अपने चुनिंदा 2 से 3 अधिकारियों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करी। इन 2 से 3 अधिकारियों को बोला कि भाई आप जो है जाइए तिरुवनंतपुरम और जाकर कुछ षड्यंत्र रचिए कि जिसकी वजह से आप नंबी नारायण को और शशि कुमारन को फंसा पाएं। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये अधिकारी ऑल द वे उठ के तिरुवनंतपुरम आ गए। तिरुवनंतपुरम में दोस्तों केरला की जो पुलिस थी उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे उस समय। एक था इंस्पेक्टर विजयन। इंस्पेक्टर विजयन जो था दोस्तों, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है FRRO, उसमें काम करता था। इसकी रेपुटेशन बड़ी ख़राब थी। ये कोई भी लेडी फॉरेनर अगर होती थी तो जानबूझ के उसको तंग करता था, हैरेस करता था और सेक्सुअल फेवर्स मांगने की कोशिश करता था। और उस समय एक ऐसी ही चीज़ हुई कि एक मरियम रशीदा नाम की लेडी थी जो कि मालदीव से भारत आई थी। विजयन ने मरियम रशीदा से सेक्सुअल फेवर मांगने की कोशिश करी। मरियम रशीदा ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया और मरियम रशीदा उस समय तुरंत जाके इंस्पेक्टर विजयन के बारे में कंप्लेंट करने के लिए IPS ऑफिसर रमन श्रीवास्तव के पास चली गई। दोस्तों, रमन श्रीवास्तव उस समय बड़े सीनियर वरिष्ठ अधिकारी थे IPS के, जो केरला पुलिस में पोस्टेड थे, और इनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस भी थी उस समय के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे केरला में, करुणाकरन, उनके साथ भी। अब रमन श्रीवास्तव ने जब ये बात बोली कि भाई हम इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इंस्पेक्टर विजयन के ऊपर ऐसा कोई कंप्लेंट आई है, तो इंस्पेक्टर विजयन को लगा कि भाई अब तो मैं फंस गया हूँ। तो इंस्पेक्टर विजयन जो है अपने इधर उधर के दोस्तों से बात करने लगे। इंस्पेक्टर विजयन का एक दोस्त था जिसका नाम था MS मनी। MS मनी दोस्तों केरला कमोदी नाम का एक पीरियोडिकल न्यूज़पेपर है, वहाँ पे मैगजीनें वगैरह भी निकालते हैं।
उसका मालिक था। अब MS मनी जो है, इसकी दुश्मनी रमन श्रीवास्तव से बड़ी पुरानी थी, क्योंकि कई साल पहले रमन श्रीवास्तव ने एक कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए MS मनी के ऑफिस को तोड़ा था। अब MS मनी रमन श्रीवास्तव से बदला लेना चाहता था, और जैसे ही ये रमन श्रीवास्तव के पास केस गया तो उस समय रमन श्रीवास्तव के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने लगे MS मनी अपने पीरियोडिकल्स में। अब जब केरला में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उस समय घूम रहे थे, इन अधिकारियों ने देखा कि भैया ये अच्छा गेम चल रहा है, एक अधिकारी दूसरे को ही काउंटर कर रहा है, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बड़ा अधिकारी छोटे के खिलाफ काम कर रहा है, इस गेम प्लान को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो उस समय इंस्पेक्टर विजयन को इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तुरंत पकड़ा। उन्होंने बोला कि भाई इशू क्या है, तो उसने बोला कि भाई ये मरियम रशीदा नाम की एक लेडी है, ये मालदीव से आई है और मैं इसको फंसाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है बेसिकली ओवरस्टे कर रही है इलीगली यहाँ पर अपना वीज़ा एक्सपायर होने के बाद। अब इनको गेम प्लान समझ आ गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, उन्होंने मरियम रशीदा को पकड़ा। उन्होंने बोला कि भाई ये जो मरियम रशीदा है ये मालदीव से आई है, और उन्होंने एक केरला पुलिस को बोल के, केरला पुलिस के उस समय एक IPS अधिकारी थे सिबी मैथ्यूस, उन सिबी मैथ्यूस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करवा के एक FIR लगवाई। उस FIR में ये बोला गया कि भाई मरियम रशीदा जो हैं वो पहली बात तो मालदीव से आई हैं, और FIR में ये भी लिखा गया कि मरियम रशीदा के घर जहाँ पर वो रुकी हुई थी पुलिस ने रेड करी है। रेड करने के बाद एक डायरी मिली है, और उस डायरी में ये लिखा गया है कि भाई मरियम रशीदा जो हैं वो मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ काम करती हैं, और उनके संपर्क इस समय ISI के अधिकारियों के साथ है। अब ये गेम प्लान को और आगे बढ़ाया गया। मरियम रशीदा के साथ एक ऐसा खेल रचा गया कि FIR में ये भी बोला गया कि मरियम रशीदा जो कि ISI के संपर्क में है, वो तिरुवनंतपुरम नंबी नारायण और D शशि कुमारन को मिलने आई है, और D शशि कुमारन और नंबी नारायण जो है वो बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन के टेक्निकल डायग्राम्स जो हैं वो इसको मरियम को बेचना चाहते हैं, और मरियम रशीदा जो है इन टेक्निकल डायग्राम्स को लेके वो ISI को फॉरवर्ड करेगी। तो दोस्तों सारा गेम प्लान ये रचा गया, जिसमें नंबी नारायण को फंसाने की कोशिश की गई, जबकि नंबी नारायण और उसके बाद D शशि कुमारन जानते भी नहीं थे कि भैया ये लेडी कौन है मरियम, और वो मरियम भी जो है वो भी नहीं जानती थी कि भैया नंबी नारायण कौन है और वो क्या कार्य कर रहे हैं। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के इन अधिकारियों ने पूरा का पूरा गेम प्लान रच दिया, और टिमोथी लॉन्ग और सूजन ब्राउन जो कि CIA के स्टेशन चीफ थे उनको लूपिन में रखते हुए ये पूरा खेल रचा गया। अब उस समय ये हुआ कि जब नंबी नारायण का नाम मरियम के साथ आया और जब साथ में शशि कुमारन का नाम मरियम के साथ आया, तो जाहिर सी बात है कि FIR का एम्बिट एनलार्ज किया गया। सिबी मैथ्यूज जो IPS अधिकारी थे जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया इस इन्वेस्टिगेशन में FIR को बढ़ाना पड़ेगा। FIR में फिर इवेंचुअली जो है शशि कुमारन का नाम भी आया, नंबी नारायण का नाम भी आया, और दोनों अधिकारियों को जो इसरो के थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। सोचिए दोस्तों, भारत के दो ऐसे जाबाज स्पेस साइंटिस्ट्स जो जान जोखिम में डालकर भारत के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक फर्जीवाड़े केस में पकड़ के CIA के बिहाफ पे उनको ऐसे षड्यंत्र में रचाकर जेल डाल दिया गया, और वहाँ पर ये बात बोली गई कि भैया आप तो जो है ISI के एजेंट्स हैं और आप ISI के बिहाफ पे उनको जो है टेक्निकल ड्राइंग्स और इसरो के जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो भेज रहे हैं। दोस्तों इसके बाद नंबी नारायण की और शशि कुमारन की बहुत ही बुरी हालत की गई, उनको इंटेरोगेशन में 3rd डिग्री टॉर्चर तक दिया गया, उनको बहुत तंग तक किया गया। लेकिन नंबी नारायण दोस्तों क्योंकि एक राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्य किया नहीं था, तो उन्होंने सारे प्रेशर को झेला, उन्होंने सारे टॉर्चर्स को भी झेला, लेकिन वो टूटे नहीं, वो डटे रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यही हुआ कि जैसे ही इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन और बढ़ी, तो केरला पुलिस एक के बाद एक गलती और करती गई। केरला पुलिस की FIR में और नाम जुड़ते गए, और नंबी नारायण के नाम के जुड़ने के बाद केरला पुलिस ने एक नाम डाला चंद्रशेखर करके एक व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि भाई नंबी नारायण को $50,000 जो है मरियम जो है उन्होंने चंद्रशेखर के थ्रू बुलाए। अब ये चंद्रशेखर नाम का एक अजीब सा व्यक्ति आ गया। अब सबसे बड़ी बात थी कि चंद्रशेखर का नाम जैसे ही आया FIR में, चंद्रशेखर ने जाके मीडिया में बोल दिया कि भैया मैं तो प्रभाकर राव की कंपनी में काम करता हूँ, और प्रभाकर राव उस समय नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उनके बेटे थे। अब जब इतना बड़ा मसला हो गया कि भैया चंद्रशेखर ने इसरो के इस केस में जिसमें 2 साइंटिस्ट को पकड़ा हुआ था, जब उसमें प्रधानमंत्री के बेटे का नाम आ गया,
तो केरला पुलिस की हालत पतली हो गई। और जैसे ही केरला पुलिस की हालत पतली हुई, केरला पुलिस ने तुरंत रिक्वेस्ट करा सीबी मैथ्यूज, जो अधिकारी जो इस पूरे गेम प्लान में उस समय इन्वॉल्व थे, उन्होंने बोला कि भैया ये मैटर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। मैटर सीबीआई ने उठा लिया। अब जैसे ही सीबीआई ने मैटर उठाया, उस समय नंबी नारायण की जो है सीबीआई ने भी इंटरोगेशन करी, और नंबी नारायण ने उस समय सारा सच बोल दिया। मरियम जो थी उन्होंने भी सारा सच बोल दिया कि भैया हम तो कोई ओवरस्टे नहीं कर रहे थे, हम तो यहाँ पर लीगली आए थे रहने, वीज़ा हमारे पास देखिए वैलिड था, और हम कोई पहली बार नहीं, हम तो रिपीट विजिटर हैं इंडिया के। और यहाँ पर इंस्पेक्टर विजयन के खिलाफ हमने आईपीएस रमन श्रीवास्तव के खिलाफ कंप्लेंट की थी। अब अच्छा, सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि जब ये मैटर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि आईपीएस रमन श्रीवास्तव जो थे करुणाकरन के उस समय बड़े क्लोज थे, और करुणाकरन को भी फंसाने की कोशिश की जा रही थी कि भैया ये रमन श्रीवास्तव को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो सीआईए वालों ने अपनी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू रमन श्रीवास्तव के खिलाफ एक फेक केस दर्ज करवाने की कोशिश करी, और उसके बेसिस पे वो कोर्ट चले गए। और वो उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो थे, उन्होंने कोर्ट में जाकर केरला हाई कोर्ट में एक पेशी अर्ज करी, और जज साहब को बोला कि भाई इस पूरे स्कैंडल में जिसमें ये आईएसआई के इसरो के साइंटिस्ट वगैरह इन्वॉल्व हैं, आप इसमें रमन श्रीवास्तव को भी इम्प्लीकेट कीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि भैया रमन श्रीवास्तव कहाँ से आ गए, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ही ये खारिज हुआ, सीएम ने बोला कि भैया देखिए हम तो पहले ही बोल रहे थे कि रमन श्रीवास्तव ने कुछ नहीं किया है। तो कांग्रेस के उस समय लीडरों के अंदर और गुटबाजी होने लगी, और कांग्रेस के लीडरों ने बोला कि नहीं, आप एक ऐसे अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है, ये है। और एक आईपीएस अधिकारी रमन श्रीवास्तव की वजह से करुणाकरन मुख्यमंत्री जो थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री जो थे AK एंटनी, उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, और उसके बाद चंद महीनों तक वो भी सीएम रहे। फिर 1996 में केरला में चुनाव हुआ, VS अच्युतानंदन जो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, वो चीफ मिनिस्टर बने। तब तक सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी थी। सीबीआई ने उस पूरे गेम प्लान का पर्दाफाश कर दिया था। जैसे ही VS अच्युतानंदन जब बने मुख्यमंत्री और सीबीआई की रिपोर्ट पेश हुई, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दो चीज़ें बोल दी। सीबीआई ने बोला कि सर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र गलत है, CIA ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन्फिल्ट्रेट किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो केरला पुलिस के साथ काम कर रही है, और केरला पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर CIA के बिहाफ पे नंबी नारायण को और अनफॉर्चुनेटली D शशि कुमारन को पकड़ा है, और ये सारी अरेस्ट से लीगल है। इसको रोकने के चक्कर में इवेंचुअली सीबीआई की तरफ से जब ये मुहिम पेश की गई, तो सारे के सारे लोगों की FIRs फर्जी निकली, और उस समय इस पूरे गेम प्लान को रोका गया। जैसे ही इस गेम प्लान को रोका गया, उसके बाद VS अच्युतानंदन ने केरला पुलिस को बोला कि आप दोबारा से इन्वेस्टिगेट कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन कर गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केरला पुलिस के पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को इन्वेस्टिगेट करने की केरला पुलिस नहीं कार्य कर सकती, ये सीबीआई ने कर लिया है। तो दोस्तों सोचिए कि ये सारी मशक्कत के बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नंबी नारायण को रिलीफ मिला, और नंबी नारायण के रिलीफ के बाद फाइनली नंबी नारायण जो हैं उनको कॉम्पनसेशन दिया गया इस हैरेसमेंट का। इसीलिए मैंने आपको बोला था दोस्तों कि अगर नंबी नारायण को उस समय रोका ना जाता, तो आज की डेट में ये क्रायोजेनिक इंजन भारत 15 से 17 साल पहले बना लेता, और जब ये बना लेता उस समय एक चीज़ तय हो जाती कि भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन होता 15 से 17 साल पहले, और चंद्रयान जैसी चीज़ होती आज से 10 से 15 साल पहले। तो सोचिए और भारत और अमेरिका के रिश्ते क्या होते। तो अब आप समझ गए कि CIA जैसी एजेंसी भारत के इसरो के अंदर घुस के इसरो को तोड़ने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके लिए इसरो एक बहुत बड़ा हेडेक था कि क्रायोजेनिक इंजन की वजह से मेरा धंधा ना खत्म हो जाए। तो सोच के देखिएगा दोस्तों, कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं अमेरिका के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोलता हूँ, पर अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप बताइए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दिए हैं, इन आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं अगर इसके बारे में और जानकारी जानना चाहें। वैसे इन आर्टिकल्स में जितनी जानकारी थी इससे ज़्यादा ही जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो आप सोच के देखिएगा दोस्तों, चंद्रयान तो लॉन्च हो गया, लेकिन ये चीज़ 15 साल पहले भी हो सकती थी। बाकी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।